हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम मोपला विद्रोह कवर करेंगे। देखिए, मोपला विद्रोह हम लोगों ने हिस्ट्री में ऑलरेडी देखा होगा, कवर किया है बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो 2021 जो है वो मोपला विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ है। और मोपला विद्रोह का जो लोकेशन अगर हम देखें तो ये केरला के मालाबार तट पर है। ठीक है ना। देखिए, बेसिकली ये किसान और जमींदारों के बीच का आंदोलन था। जो किसान जो लोग थे, है ना, पीजेंट्स थे और जमींदार थे, उनके बीच में। तो पीजेंट्स जो थे वो मेनली जो है मुस्लिम्स थे और आपके जो जमींदार थे वो हिंदू थे। इनके बीच का टकराव था क्योंकि बहुत सारे जो टैक्सेस आप जानते हैं जमींदारी में, तो उन सारी चीज़ों की वजह से इन्होंने विद्रोह किया था। और खिलाफत आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तो जो मोपला जो है केरल के मोपला लोगों ने खिलाफत आंदोलन में भी जो है उन्होंने भाग लिया। ठीक है। हालांकि बाद में बहुत ज़्यादा ये जो आपका रिवोल्ट था, मोपला रिवोल्ट, बहुत ज़्यादा जो है आक्रामक हो चुका था और हिंसक भी हो चुका था। तो फिर बहुत सारे लीडर्स जो है इससे पीछे हटने लग गए थे। लेकिन ये खिलाफत, ये ऐसा आंदोलन है, ऐसे एग्जाम में आ गया कौन सा आंदोलन जो खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ा। तो ये मोपला विद्रोह था, उसके साथ जुड़ने वाला किसान का आंदोलन था ये। मोपला या मालाबार विद्रोह भी कहते हैं। तो मोपला विद्रोह एक किसान आंदोलन था। अब केरल में मोपला विदेशी शासन, हिंदू जमींदार और साहूकारों से पीड़ित थे। अपनी दुखद स्थिति से लाचार होकर 19वीं-20वीं शताब्दी में मोपलाओं ने बार बार विरोध किया और आक्रोश प्रकट किया अपना। ठीक है ना। 1857 से पूर्व मोपलाओं के करीब 22 आंदोलन हुए थे। ठीक है। 1857 के पहले ही जो है बहुत सारे आंदोलन लोग कर चुके थे। तो 1882, 85, 1896 और बाद में 1921 में भी मोपला आंदोलन हुआ, है ना। मोपला रिबेलियन हुआ 1921, अगस्त 1921। तो इसके पहले मतलब 20 आंदोलन इस तरीके से हो चुके थे। मोपला जो है केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे और जमींदार कौन से थे? हिंदू थे। ठीक है ना। हिंदू जमींदार थे, मुस्लिम किसान थे। मोपला विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? लगान की ऊंची दर। ठीक है। लगान की दर बहुत ज्यादा ऊंची हुआ करती थी, जिससे जो है वो संतुष्ट नहीं थे। ठीक है। दूसरा हमारा नजराना और अन्य दमनकारी तौर तरीके। तो आपको ये सारे जो है आपके रीजंस हो गए। आपको जानना क्या है कि 2021 जो है वो क्या है, 2021 जो है आपकी 100वीं वर्षगांठ है मोपला विद्रोह की। ठीक है, मोपला विद्रोह की। और हमने टाइम क्या लिया? हमने टाइम लिया अगस्त 1921। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है वो है एक देश एक परीक्षा, वन नेशन वन एग्जाम। तो देखिए, वन नेशन वन एग्जाम थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले। देखिए, अभी तक क्या होता है कि जितने भी हमारे एग्जाम, जैसे एसएससी कुछ एग्जाम कंडक्ट कराता है, कुछ रेलवे कराता है, कुछ जो है बैंकिंग कराता है, तो ये अपने एग्जाम ये लोग अलग अलग कंडक्ट कराते हैं। अब क्या होगा, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा जाएगा जो सारे एग्जाम्स जो फर्स्ट ईयर, 2 टीयर में होगा। पहला टीयर, टीयर 1 एंड टीयर 2। ठीक है। टीयर 1 में जो सारे एग्जाम्स होंगे वो एक साथ सबके लिए कॉमन होंगे, सबके लिए। और ये मेनली जो है ग्रुप बी, है ना, और जो है हाँ, ग्रुप बी के लिए होंगे मोस्टली, है ना, या उसके बिलो के लिए जो एग्जाम्स होंगे उनके लिए रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और समझिए कि जो हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो टीयर 1 में कॉमन पेपर होगा, सभी लोग के लिए कॉमन पेपर होगा। और टीयर 2 में क्या होगा, इंडिपेंडेंट जो एजेंसी होंगी, जैसे हमने देखा एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तो इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो है अपना एग्जाम कंडक्ट कराएंगी। ठीक है। अब इसके अपनी कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ जो है इसके लॉसेस भी हैं। बेनिफिट्स क्या है? ये कॉस्ट सेविंग है ना, हमारा कॉस्ट सेव कर सकता है। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो एग्ज़ाम देते हैं तो अलग अलग जो है एग्ज़ाम्स के अलग अलग फॉर्म होते हैं। और जो है अपने सेंटर तक पहुंचने का जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सारी चीज़ें, कहीं आप अगर दूर जा रहे हैं तो आपको जो है कोई चीज़, आपको होटल में कहीं भी स्टे करना पड़ेगा, तो बहुत सारी जो जो एक्सपेंसेस होती हैं वो जो है कॉस्ट कटिंग हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। गवर्नमेंट के भी बहुत सारे जो एक्सपेंसेस के कॉस्ट कट होगी, है ना। बार बार आप जो है, या तो स्कूल है, अगर आप स्कूल डेज में करवा रहे हैं तो स्कूल को उस दिन स्टॉप करना पड़ता है। आपको ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे लोग लेने पड़ते हैं, आपको स्कूल अलॉट करना पड़ता है। तो ये सारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जितने खर्चे होते हैं वो बच जाएंगे। टाइम सेविंग हो जाएगा, पहली बात तो ये। दूसरा है मैन पावर को सेव कर सकेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा क्या हमारा है, लॉस को अगर हम देखें तो देखिए, ये जो है लॉस हमारा क्या है यहाँ पे कि प्रॉब्लम बहुत सारी, जैसे मान लीजिए डेट है। ठीक है। तो आपने क्या किया कि किसी एग्ज़ाम का अगर आपका डेट मिस हो गया, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो आपके सारे एग्ज़ाम ही एक साथ छूट जाएंगे। ठीक है ना। एग्ज़ाम सारे एक साथ छूट जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि अगर ये एग्ज़ाम मिस हो गया किसी भी कारणवश तो आप दूसरा एग्ज़ाम दे सकते होंगे। तो सबसे बड़ा तो लॉस ये हो गया। ठीक है। दूसरा क्या है, अब देखिए एग्ज़ाम जो है लेना थोड़ा टफ हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो वैकेंसीज़ होती हैं वो एक साथ जुड़ जाएंगी, है ना। तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हो जाएंगी और जब एग्ज़ाम होगा तो बहुत सारा जो है एक ही साथ बहुत सारे क्राउड होगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं इसके। ठीक है। फ़ायदे नुकसान दोनों ही हैं। तो देखिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA, ठीक है ना, ये जो है एग्जाम के लिए एजेंसी होगी। 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों, जस्ट अ सेकेंड,
नौकरियों के लिए प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन की मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब जो एनआरए है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो ग्रुप बी और सी यानी कि बी और उससे बिलो जो सी है नॉन टेक्निकल, ठीक है, ग्रुप बी एंड सी नॉन टेक्निकल पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी। कौन करेगा? ये आपका एनआरए करेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करेगा? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को आयोजित करेगा। ठीक है, प्रारंभ में एनआरए द्वारा उन परीक्षाओं के लिए सामान्य योग्यता यानी कि सीईटी का आयोजन किया जाएगा जो मुख्यतः इस समय कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, आरआरबी, ठीक है, आपका आईबीपीएस उनके द्वारा संचालित की जा रही हैं। और अगर नीड हुई तो बाद में क्या होगा, जो है मल्टी जो बहुत सारी और एजेंसीज हैं, निकाय हैं, उनके अंतर्गत आने वाली कई परीक्षाओं को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस ये सारी जो एग्जाम्स हैं उनको कंडक्ट कराएंगे। बाद में और भी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी अगर जो है ऐसा उचित लगता है तो, ठीक है ना। और सीईटी 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध हो गया, यानी कि आपके जो मार्क्स आ गए, मान लीजिए कि अपना जो है एक बार में क्या हुआ कि एक बार में आपके मार्क्स 100 में से 90 आते हैं, दूसरे बार में 100 में से 70 आता है, दूसरे बार में 100 में से 85 आते हैं, तो आपका जो हाईएस्ट मार्क्स होगा उसी को काउंट किया जाएगा और 3 साल के लिए वैलिड होगा ये। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा हमारा आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग। ठीक है, आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग, तो देखते हैं क्या है ये। अब देखिए डेल्टा रैंकिंग ऑफ द नीति आयोग। तो देखिए इसमें क्या है कि नीति आयोग ने जो कुछ आंकड़े जारी किए हैं, ठीक है, आंकड़े जारी किए हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो आकांक्षी जिले हैं उनके लिए कुछ आंकड़े जारी किए हैं। और ये आपका है जुलाई 2020 में नीति आयोग द्वारा फरवरी 2020 जून 2020 की अवधि हेतु आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी कर दी गई। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ का बीजापुर, तो ये जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसमें पहला स्थान जो है छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला है, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान जो है दूसरा कौन सा है, ये आपका रिगबोई है और मेघालय का, और तीसरा जो हमारा है बहराइच है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा, छत्तीसगढ़ का बीजापुर पहला, फिर रिगबोई जो है आपका मेघालय का दूसरा, और फिर बहराइच उत्तर प्रदेश का तीसरा। तो ये 3 जो है हमारा फर्स्ट थर्ड जो है आकांक्षी जिले हैं। अब देखिए डेल्टा रैंकिंग में 5 क्षेत्र, ठीक है, तो कौन कौन से एग्जाम में आ गया कि डेल्टा रैंकिंग में 5 जो है क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पहला हमारा है स्वास्थ्य एवं पोषण, ठीक है, दूसरा है शिक्षा, थर्ड हमारा है कृषि एवं जल संसाधन, फोर्थ इज वित्तीय समेकन, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कौशल विकास, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, तथा मूलभूत ढांचागत विकास को शामिल किया जाता है, मूलभूत ढांचागत विकास। ठीक है, तो ये सारी चीजें, स्वास्थ्य और पोषण है, शिक्षा है, कृषि एवं जल संसाधन है, वित्तीय समेकन एवं कौशल विकास तथा मूलभूत ढांचा विकास को शामिल किया गया है। अब देखिए सबसे ज्यादा जो 5 सर्वश्रेष्ठ 5 जिलों की जो सूची है उसको हम देखते हैं कौन कौन सा है। तो अभी हमने देखा था बीजापुर छत्तीसगढ़ का पहले नंबर पे है, रिगबोई मेघालय दूसरे नंबर पे है, बहराइच उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है, नवादा बिहार जो है चौथे नंबर पे, याद रखिएगा बिहार के जो एग्जाम दे रहे हैं ये आपका है नवादा बिहार, ये कौन से है, चौथे नंबर पे है, और जो है मोगा पंजाब ये 5वें नंबर पे है। तो पहला दूसरा तीसरा आपको याद ही है, यानी बीजापुर छत्तीसगढ़, रिगबोई मेघालय, बहराइच उत्तर प्रदेश, नवादा जो है बिहार और मोगा जो आपका पंजाब से। अब देखिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी क्या है, इसकी शुरुआत मोदी जी ने 5 जनवरी 2018 5 जनवरी 2018 को जो है की थी। यह योजना आयोग की एक योजना है जिसमें 112 जिलों के सामाजिक आर्थिक हालत के आधार पर आंकड़े इकट्ठे करने थे। तो अगर टोटल जो है पूछ ले कितने डिस्ट्रिक्ट हैं तो 112 जिले, ठीक है, 112 जिले, 18 में स्टार्ट हो गया था ये। 112 जिले के सामाजिक आर्थिक यानी कि जो आपका सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके बारे में जो डेटाज हैं उसको जो है जारी करना था। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन जिलों में तेजी से बदलाव लाना है जिन्हें प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में तुलनात्मक दृष्टि से कम प्रगति की है। ऐसे जिले जिनकी प्रगति, जिनकी जो है डेवलपमेंट की स्पीड बहुत स्लो है, उनको जो है हमें क्या करना है, उन पर ज्यादा फोकस करना है, और वे अल्प विकसित जिले के रूप में उभरे हैं। ठीक है ना, ऐसे जिले संतुलित क्षेत्रीय विकास से वंचित रह जाने के कारण चुनौती बने हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी है। ठीक है, अब इसमें और क्या होगा, इसमें और अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, पहली बात तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और जो
बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई डेवलप कर रहा है ना, और इस बार अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अगर उस पे हमने फोकस किया, अगली बार डेवलपमेंट हुआ है ना, उसमें ज़्यादा हमें जो है पेस ऑफ डेवलपमेंट अच्छा दिख रहा है, तो जो और भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो भी जो है कोशिश करेंगे, यानी कि वहाँ के जो लोग होंगे, वहाँ के पॉलिटिशियंस होंगे, उनको उनके अंदर भी थोड़ा सा एंथुजियाज्म आएगा कि इसको भी जो है हम इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो पहली बात तो क्या होगा, एक आपका बेंचमार्क एक बन जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट आपके लिए बेंचमार्क बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कुछ लोग कहते हैं आप ज़्यादा बोलती हैं, तो मैम जो है वो ज़्यादा मत बोला करिए। तो यहीं पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हम आगे चलते हैं। लड़ाकू विमान, ठीक है, लड़ाकू विमान राफेल। तो जुलाई 2020 में 5 राफेल लड़ाकू विमान यानी कि राफेल फाइटर जेट फ्रांस से हरियाणा स्थित अंबाला एयरबेस पे पहुंचे हैं। तो कहाँ से पहुंचे हैं, ये आपको पता है, ये फ्रांस से पहुंचे हैं, ठीक है। और कितने पहुंचे हैं, 5 राफेल पहुंचे हैं, ठीक है। 5 राफेल फाइटर जेट्स कहाँ पहुंचे, हरियाणा के अंबाला बेस पे पहुंचे हैं, ठीक है, अंबाला एयरबेस। अब देखिए क्या है कि इन 5 राफेल लड़ाकू विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से उनकी युद्धक क्षमता में अतुलनीय बढ़ोतरी हुई है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास 5 जो है लड़ाकू विमान है वो एक्स्ट्रा पहुंच गए, तो हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी थी वो बढ़ गई है, ठीक है। फ्रांस से आए भारत 5 राफेल लड़ाकू विमानों में भारतीय वायुसेना के नंबर 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया, ठीक है। तो क्या किया गया है, भारतीय वायुसेना के नंबर 17 यानी कि गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है, ठीक है, इन 5 विमानों को। 2016 में भारत सरकार ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए पहली बात तो सबसे इजी क्वेश्चन क्या है, कहाँ से आए हैं, ऑब्वियसली फ्रांस से आए। कितने आए हैं, 5 आए हैं, स्टेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो कहाँ पे शामिल किया गया है, नंबर 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन से, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कब स्टार्टिंग से हमने जो है ये बातचीत की थी, अंतर सरकारी समझौता हुआ था, तो ये आपका 2016 में सितंबर में हुआ था, और हमने 36 राफेल जो आपके लड़ाकू विमान है उनकी डिमांड किया था, ठीक है। अब देखिए अभी क्या है कि 36 राफेल लड़ाकू विमान वर्ष 2021 तक भारत पहुंच जाएंगे। साथ ही समझौते में यह भी तय किया गया है कि राफेल बनाने वाली फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन, ठीक है, डसॉल्ट एविएशन कंपनी भारतीय वायुसेना के पायलटों और सहायक कर्मियों को विमान और हथियार प्रणाली पर पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। तो देखिए हमारा अब इसमें ऐसे स्टेटमेंट बना के अगर पूछना चाहें कि क्या वो जो है प्रशिक्षण और हथियार प्रणालियों पर जो उनका जो प्रशिक्षण है, यानी कि उनके जो कर्मी जो सहायक कर्मी हैं और जो हमारे लोग हैं उनको क्या वो ट्रेन करेंगे इस चीज़ के लिए, तो बिल्कुल वहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाएगी उनके द्वारा हमें। तो ये जो हमारा 21 तक हमारा 2021 तक अगर सब सही रहा तो हमें जो है जो हमारे 36 राफेल विमान जिसका करार हम भारत और फ्रांस के बीच हुआ है वो हमें 21 तक मिल जाएंगे। और कौन सी कंपनी है पूछ सकता है राफेल के लिए, तो ये डसॉल्ट है, ठीक है, डसॉल्ट एविएशन। अब देखिए डिफेंस एक्सपो जो हुआ था अभी हमारा जो रिसेंट का लखनऊ में, वहाँ पे डसॉल्ट कंपनी भी आई थी, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, मिशन सागर क्या है, ठीक है, मिशन सागर देख लेते हैं। देखिए मिशन सागर के बारे में समझते हैं। तो देखिए 10 मई 2020 को मिशन सागर की शुरुआत की गई थी, ठीक है, 10 मई 2020 में मिशन सागर की शुरुआत की गई थी। और किसने शुरुआत की, ये भारतीय सैनिकों के द्वारा शुरुआत किया गया मिशन सागर की, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, मिशन सागर का मेन एम क्या था, तो हम एक बार समझ लेते हैं, फिर हम आगे यहाँ पे देखेंगे। देखिए मिशन सागर जो है वो हिंद महासागर में है ना, इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन में चल जाएगी। हिंद महासागर में जो देश हैं, हिंद महासागर के जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, उनको कोविड-19 से संबंधित सहायता जो है उनके उससे संबंध में सहायता प्रदान करना, ठीक है। ये भारत की पहल थी कि जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जो आइलैंड नेशंस हैं, हम उनको कोविड-19 की स्थिति में ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम उनको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस मिशन के तहत जो INS केसरी हमारा था, और वो जो है कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए जो हमारे पड़ोसी देश थे, जैसे कौन कौन से कंट्रीज हो गए, ये मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया है ना, मेडागास्कर है, और सेशेल्स था, आपका कोमोरोस था, उन तक सहायता पहुंचाया था, ठीक है, उन तक सहायता हमारा पहुंचाया था ये, ठीक है। अब देखिए मिशन सागर ही नहीं, अभी मिशन सागर 2 भी लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है, मई जून 2020 में 2 भी लॉन्च कर दिया गया है। इसके तहत क्या होगा कि ये भारतीय नौसेना के जहाज एरावत, अभी जब लॉन्च किया था स्टार्टिंग में हमने किसकी बात की थी, INS केसरी की बात की थी, ठीक है। और अब यहाँ पे जो है जो जहाज है एरावत हमारा, वो 2 नवंबर 2020 को सूडान पोर्ट में प्रवेश किया है, ठीक है, कहाँ पे, सूडान पोर्ट में प्रवेश किया है। तो ये देख लीजिएगा एरावत, पहले अभी एरावत मिशन 2 में, और अभी हमने बात किया था आपका INS केसरी, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे मिशन सागर की शुरुआत की गई 10 मई 2020 को, और 49 डेज के बाद जो है
28 जून 2020 को सफलतापूर्वक इसको पूरा कर लिया गया। तो ये भी याद रखिएगा कितने दिन, 49 डेज। और कब शुरुआत की गई, 10 मई 2020। और ये जो हमारा है ये कंप्लीट कब हमने किया, ये हमारा जो है सफलतापूर्वक हमने कंप्लीट कर लिया 28 जून 2020। ठीक है। INS केसरी, याद रखिएगा INS केसरी को। INS केसरी से मिशन सागर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी कोविड-19 महामारी से निपटने से के लिए हमारे समुद्री पड़ोसियों से को सहायता देने के लिए यह मिशन शुरू किया गया था। मिशन सागर के लिए भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी को तैनात किया गया था। ठीक है। अब देखिए 10 मई 2020 को कोविड-19 संबंधित जो दवाएं हैं, है ना, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन टैबलेट्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन सहित मेडिकल असिस्टेंट टीम्स और लगभग 600 टन खाद्य पदार्थों के साथ INS केसरी ने मिशन की शुरुआत की थी। स्टार्टिंग में INS केसरी ने ही शुरुआत की थी। INS केसरी ने 7,500 समुद्री मील की यात्रा की, जो 14,000 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है ना, अगर इसको हम देखें तो 14,000 किलोमीटर से अधिक है। INS केसरी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। लेकिन अगर हम जो है आपका मिशन सागर 2 के बारे में इसमें नहीं दिया है, याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे। मिशन सागर 2 की बात करें तो जो है जहाज हमारा एरावत है, ये जो है सूडान पोर्ट में प्रवेश कर गया है 2 नवंबर 2020 को। ठीक है ना। और ये क्या किया सूडान में जाके, इन्होंने 100 टन खाद्य सामग्री सूडान में पहुंचाई है। ठीक है, 100 टन खाद्य सामग्री सूडान में इन्होंने पहुंचाई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिशन सागर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ये है क्या एक्चुअली ऑपरेशन समुद्र सेतु? देखिए इसमें मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एक जो है ये हमारा प्रयास था। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु एक बार देख लेते हैं। 5 मई 2020 को भारतीय नौसेना, ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा विदेशियों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने का प्रयास किया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत। ठीक है ना। और इसमें इसी वंदे भारत मिशन का भी एक जो है एक वो था, है ना, ये पार्ट है वंदे भारत मिशन का। तो हमारे जो भी लोग थे, है ना, हमारे जो भी लोग थे मालदीव से नहीं, जो भी लोग थे हमारे बाहर फंसे हुए थे, हम लोगों ने वहां से जो है लोगों को स्वदेश लेके हमारी जहाजें पहुंची। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु 55 दिनों तक चला, जिसमें 3,992 भारतीय जो नागरिक हैं उनको भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री मार्ग से अपने देश में वापस लाया गया। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु का पहला चरण जो है 8 मई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु का पहला जो चरण है वो 8 मई से 12 मई, ठीक है, 8 मई 12 से 12 मई तक चला। ठीक है, अब ये जहाजों का नाम याद रख लीजिएगा। पहले जो है चरण में INS जलस्व, ठीक है, INS जलस्व से 698 और INS मगर से, INS जलस्व एंड INS मगर से 202 भारतीयों को वापस लाया गया। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में जो है सिर्फ आपको बताया था मालदीव में, लेकिन बहुत जो कंट्रीज में लोग फंसे थे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसको, तो वहां से जो है लेके आया गया। ठीक है, दूसरा क्या था कि भारतीय नौसेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना था कि पूरे ऑपरेशन के दौरान किसी भी जहाज पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलने का कोई घटना ना हो। ठीक है, नहीं यहाँ पे ऐसा ना हो कि कोई जो है व्यक्ति इन्फेक्टेड हो और वो जो है आपके जो है इसमें जहाज में बैठे हुए हों तो बाकी सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाएं। तो सबसे बड़ा तो चुनौती यही था। भारतीय नौसेना ने योजनाबद्ध उपायों और सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से लेते हुए ऑपरेशन को सफलतापूर्वक क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और ओके, तो ये था हमारा, और इसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, इसके बाद हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे टिकट को, चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे फिर किसी और टॉपिक में। तो ये हमारा इंटरनेशनल है, इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो नेशनल हमारा कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।